वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो पिछले वाला वीडियो पढ़ा था उससे आगे का पॉइंट लेंगे, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश, इसे फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक। अगर आपको याद है तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपकी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है उसमें आपका मियोसिस होता है। मियोसिस से 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है। मेगास्पोर यानी 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। उस 4 में मैंने आपको बताया था, इन 4 में जो निभागीय सिरे की ओर होते हैं, जो निभागीय सिरे की ओर जो गुरु बीजाणु होता है, मेगास्पोर होता है, वो तो क्या रहता है आपका एक्टिव, सक्रिय गुरु बीजाणु। और जो आपके बाकी 3 हैं वो 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, अपराशित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास 4 में से बचा तो एक ही जो क्या रहता है आपका, सक्रिय रहता है। और ये भी बताया था मैंने, जो ये 3 गुरु बीजाणु हैं आपके जो नष्ट हो गए, अपराशित हो गए, उनका उपयोग सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा पोषण में कर लिया जाता है। आज हम मादा युग्मकोद्भिद पढ़ेंगे। तो ये मादा युग्मकोद्भिद उस समय मैंने लिखा हुआ था, जो सक्रिय गुरु बीजाणु है आपका, सक्रिय गुरु बीजाणु ये क्या करता है, वृद्धि करता है। वृद्धि करके और मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपन कहेंगे कि सक्रिय गुरु बीजाणु हैं ये अगुणित होते हैं आपके, एन। तो सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु हैं ये मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यानी सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है, यानी मादा युग्मकोद्भिद है, उनकी प्रथम सेल या प्रथम कोशिका आपकी सक्रिय गुरु बीजाणु होता है। इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि जो आपका सक्रिय गुरु बीजाणु है इसको एक अन्य नाम सक्रिय गुरु बीजाणु को ही भ्रूणकोश मातृ कोशिका भी कहते हैं। भ्रूण कोश मातृ कोशिका भी कहते हैं। यानी सक्रिय गुरु बीजाणु का एक नाम क्या आ गया, भ्रूणकोश मातृ कोशिका। इसके अलावा अपन ये कहेंगे कि जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो अपन ये कह सकेंगे, क्या कहेंगे कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इन 4 गुरु बीजाणु में से इन 4 गुरु बीजाणु में से एक गुरु बीजाणु तो क्या रहता है, सक्रिय, तथा शेष 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, अपराशित हो जाते हैं, अपराशित या नष्ट हो जाते हैं, अपराशित हो जाते हैं। ठीक है, 3 गुरु बीजाणु हो गए आपके नष्ट, एक बच्चा जिसे अपन सक्रिय बोलते हैं। और जो 3 गुरु बीजाणु नष्ट होते हैं उनको अपन ये जो आपका सक्रिय गुरु बीजाणु होता है वो भोजन के रूप में या पोषण के रूप में क्या करता है, उसको काम में ले लेता है। इसके अलावा जो ये आपका सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होगा,
हमारे पास क्या है, सक्रिय गुरु बीजाणु है। तो यह सक्रिय गुरु बीजाणु किसमें, मादा युग्मकोद भिद, मादा युग्मकोद भिद का क्या करता है, विकास करता है। यानी जो सक्रिय गुरु बीजाणु है उससे मादा युग्मकोद भिद या भ्रूणकोश का विकास होता है। इस प्रकार का जो विकास होता है, इस प्रकार के विकास को एक बीजाणु विकास कहते हैं। यानी जो ये विकास हो रहा है, इस प्रकार के विकास को अपन एक बीजाणु विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बीजाणुज विकास। यानी सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद भिद का विकास होता है, भ्रूणकोश का विकास होता है। इस प्रकार के विकास को क्या बोलते हैं, एक या एकल भी बोल सकते हैं इसे, एकल गुरु बीजाणु या एकल बीजाणुज विकास भी कह सकते हैं, एकल बीजाणुज विकास। इसके बाद में क्या होता है, हमारे पास सक्रिय गुरु बीजाणु है। तो देखो क्या होता है सक्रिय बीजाणु में, सक्रिय गुरु बीजाणु में अपन क्या कर रहे हैं, मादा युग्मकोद भिद का विकास पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, प्रथम कोशिका सक्रिय गुरु बीजाणु। मैं डायग्राम के रूप में बताता हूं थोड़ा सा आपको कि हमारे पास मान लो ये है आपका सक्रिय गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु है। ये सक्रिय बीजाणु का क्या है, आपका केंद्रक, और इसमें और क्या रहता है, सक्रिय गुरु बीजाणु के अंदर कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक है। अब सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या होता है कि ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है इसके अंदर होता है मुक्त केंद्रीय विभाजन। क्या होता है, एक है मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है इसमें। और ये मुक्त केंद्र के विभाजन है, ये होने से इससे क्या होता है, ध्यान रखना, मुक्त केंद्रीय विभाजन इस सक्रिय गुरु बीजाणु में 3 बार होता है। 3 बार होने से इस सक्रिय गुरु बीजाणु में 8 केंद्र की अवस्था बन जाती है। एक बार विभाजन होने से 2, फिर दूसरी से 4, अभी तीसरा होगा तो फिर क्या हो जाएगी 4 से 8। तो पहले आपका सक्रिय गुरु बीजाणु, इसमें मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है। ये विभाजन होने से 2 केंद्र का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था को अपन बोल देते हैं 2 केंद्रकीय अवस्था बन गई। यानी 2 केंद्र की अवस्था बनती है, दोनों केंद्रक है, ये दोनों ध्रुव की ओर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं कि इसके अंदर बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती है, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होने के कारण दोनों के दोनों केंद्र दोनों ध्रुव की ओर चले जाते हैं। ये आपका मुक्त केंद्रीय विभाजन कैसा हुआ, पहला हुआ। फिर अगले ये जो आपकी कोशिका है इसमें फिर मुक्त केंद्रीय विभाजन होगा। क्या होगा, मुक्त बोलते हैं या स्वतंत्र बोलते हैं, स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन होगा इसमें 2 नंबर का। इस बार क्या होगा, एक केंद्र से 2 यहाँ बन जाएंगे। तो प्रत्येक जो शिरा है, प्रत्येक शिरे के ऊपर आपके क्या बन जाएंगे, 2 सिरे पर 2 सिरे पर कुल कितने 4 केंद्रक बन गए। इस अवस्था को अपन बोल देंगे 4 केंद्रकीय अवस्था। ठीक है। फिर एक विभाजन होगा, मैंने कहा मुक्त केंद्रकीय विभाजन 3 बार होता है। 3 बार होने से ये कोशिका 8 केंद्र की हो जाती है। तो एक बार फिर मुक्त केंद्रकीय विभाजन होगा इसमें, मुक्त केंद्रकीय विभाजन। और ये विभाजन होने से दोनों सिरों के ऊपर यहां जब 2 केंद्र करो, 2 सिरे कितने केंद्र बन जाएंगे, 4। तो प्रत्येक सिरे पे 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो हमारे पास ये जो अवस्था हुई, ये किस प्रकार की भ्रूणकोश है, ये है 8 केंद्रकीय अवस्था। अब इस भ्रूणकोश में हमारे पास 8 केंद्रक हैं। अब इसमें क्या होगा, प्रत्येक जो शिरा है यहाँ 4 केंद्रक हैं, तो प्रत्येक सिरे से एक केंद्रक बीच में आ जाते हैं। ऐसे देखो,
यहाँ 4 में से 1 आ जाएगा तो यहाँ कितने बचे, 3 केंद्रक बचे, और यहाँ भी कितने बच गए, 3 केंद्रक बचे, 2 केंद्रक बीच में आ जाएंगे। तो जब 2 केंद्रक बीच में आएंगे, ये केंद्र बीच में आने के बाद में इन केंद्रों के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है। भित्ति का निर्माण होने से इन केंद्रकों से कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये बीच वाले 2 केंद्रक हैं, इनके चारों तरफ भित्ति बनेगी। इसको तो अपन बोल देंगे ध्रुवीय कोशिका। क्या बोल देंगे, ध्रुवीय कोशिका। और जो आपका ये इधर वाले की बात करते हैं, ये मान लो बीजाणुद्वारी शिरा है, तो यहाँ जो 3 केंद्रक हैं, तो एक तो बीच में बड़ी सी कोशिका बन जाएगी, इसे अंड कोशिका कह देंगे। 2 पार्श्व में कोशिका बनेगी, इनको अपन बोलेंगे सहायक कोशिका। ये तो आपकी अंड कोशिका और ये है आपकी सहायक कोशिका। इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोल सकते हैं, अंड उपकरण या एग एपरेटस बोलते हैं। और जो निभागीय छोर की ओर या निभागीय सिरे की ओर आपकी 3 कोशिकाएं बनती है, तो ये होती है, इन 3 कोशिकाओं को अपन बोल देते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, या अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये जो ध्रुवीय कोशिका है, ये ध्रुवीय कोशिका, ये आपकी जो संरचना बनी है, इसमें 7 तो कोशिकाएं 8 केंद्रक है, इसको बोलते हैं भ्रूण कोश या बोल देते हैं मादा युग्मकोद विधि। ये जो संरचना बनी है हमारे पास, ये आपकी क्या है, मादा युग्मकोद विधि या भ्रूण कोश है। इसमें सबसे बड़ी कोशिका होती है ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होने के साथ साथ ये आपकी टुएन भी होती है, द्विगुणित भी होती है। ध्रुवीय कोशिका को छोड़कर बाकी की जो 3 ऊपर 3 नीचे 6 कोशिका हैं, ये आपकी अगुणित होती है, अर्थात ये एन होती है। ये कोशिका क्या होती है, अगुणित, एन हैप्लॉइड। और ये भी क्या होती है, आपकी एन होती है या अगुणित होती है। तो इस प्रकार से एक सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद विधि का क्या होता है, विकास होता है या भ्रूणकोश का विकास होता है। तो इस प्रकार का जो भ्रूणकोश बना, इस प्रकार के भ्रूणकोश को अपन बोल देते हैं पॉलीगोनम टाइप या पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश, जिसमें क्या होती है, 7 तो होती है सेल्स कोशिकाएं और 8 क्या होते हैं, केंद्रक, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी अगर भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक हैं, तो इस प्रकार के भ्रूणकोश या एम्ब्रियो से को पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। तो ये आपके मादा युग्मकोद विधि या भ्रूणकोश का क्या हुआ, विकास हुआ। इसमें देखो, जो एक बार देखते हैं क्या किया आप लोगों ने कि हमारे पास सबसे पहले सक्रिय गुरु बीजाणु बना। सक्रिय गुरु बीजाणु के अंदर क्या होते हैं, 3 बार मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं। तो इसके अंदर सक्रिय गुरु बीजाणु में 8 केंद्रकों का निर्माण हो गया। ये देखो 8 कोशिका की अवस्था बनी। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या किया कि पहला करवाया तो 2 बन गई, फिर दूसरा मुक्त केंद्रीय विभाजन करवाया तो 4 बन गई, फिर तीसरा करवाया तो 8 बन गई। तो 3 बार करवा दिए, 1, 2 और 3। अब हमारे पास तो 8 केंद्र की अवस्था आई भ्रूणकोशी, उसमें दोनों सिरों के ऊपर 4-4 केंद्रक बने। चारों केंद्रकों में प्रत्येक सिरे से 1-1 केंद्रक आते हैं, मध्य में आ जाते हैं। अब मध्य में आके भित्ति का निर्माण करते हैं, तो उसे ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। ये ध्रुवीय कोशिका इस भ्रूणकोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इनके केंद्र को ध्रुवीय केंद्र कहते हैं, या इसको अपन द्वितीय कोशिका भी कह सकते हैं। फिर इसके अंदर अपन कहेंगे कि जो बीजाणु द्वार की ओर 3 केंद्रक थे, वहाँ 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 3 कोशिकाओं में बड़ी कोशिका को अंड कोशिका या इसे मादा युग्मक भी कहते हैं, और बाकी की 2 जो शेष कोशिका है उसे सहायक कोशिका कहते हैं। तीनों को मिला के अपन अंड उपकरण या एग एपरेटस कहते हैं। इसके अलावा अपन ये कहेंगे कि जो अंड उपकरण की जो 3 कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाएं आपकी अगुणित या एन होती है। फिर चलते हैं अपन निभागीय सिरे की ओर। तो निभागीय सिरे की ओर भी 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रत्येक कोशिका को प्रतिमुखी कोशिका एंटीपोडल सेल कहते हैं, और ये कोशिकाएं अगुणित या एन होती है।
इस प्रकार से एक भ्रूणकोश में 7 तो कोशिकाएं, 3 ऊपर 3 नीचे 6 और एक बीच में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के भ्रूण को पोलिगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। इसी के साथ ही ये हमारा मादा युग्मकोद्भिद या फिर मादा युग्मकोद्भिद को अपन क्या बोल देते हैं, भ्रूणकोश या एम्ब्रियो से कहते हैं। ये क्या होता है, समाप्त। और इसी के साथ ही आपका जो दूसरा लेसन था, दूसरा लेसन का अगर आपको याद है तो शुरू में मैंने नाम बताया था, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास। ये क्या होता है, आज समाप्त होता है। इसके बाद में हम जो हमारा आगे वाला लेसन रहेगा तीसरा, जिसमें परागण, निषेचन, भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब आगे वाला वीडियो जो आपका आएगा वो लेसन 3 का आएगा। ठीक है, इसी के साथ ही आज इतना ही पढ़ाएंगे। धन्यवाद।